नमस्कार। आज हम ब्रिटिश भारत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ावों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऐतिहासिक सारांश और कुछ कानूनी दस्तावेजों का मिश्रण है, और हमारा मकसद ये समझना है कि इन कानूनों ने अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ भारत के स्वशासन के रास्ते को आखिर आकार कैसे दिया। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये उस समय का जो बढ़ता भारतीय राष्ट्रवाद था और जो पूरा राजनीतिक माहौल था, उस पर ब्रिटिश सरकार की एक प्रतिक्रिया थी। अच्छा। इनमें हमें ब्रिटिश नियंत्रण और भारतीय आकांक्षाओं के बीच एक लगातार खींचतान नजर आती है। तो चलिए इसी खींचतान से शुरू करते हैं। 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया क्यों? मतलब अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई? स्रोतों को देखें तो लगता है कि भारत में क्रांति की लहर तेज हो रही थी। हाँ, और प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हुआ था, उसमें भारतीयों ने बहुत समर्थन दिया था। तो अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को खुश करने के लिए कुछ दिखावटी सुधार तो करने ही पड़ेंगे। तो इसका घोषित उद्देश्य क्या था? मतलब ऑफिशियली क्या कहा गया? ऑफिशियली तो यही कहा गया कि भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार शासन की स्थापना करना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन असलियत कुछ और थी, और वो असलियत दिखती है इसके सबसे मशहूर या कहूं बदनाम प्रोविजन में। आप द्वैत शासन की बात कर रहे हैं? हाँ, डायरकी। ये सुनने में ही इतना जटिल लगता है। पर इसका सार बहुत सरल था और चालाकी भरा भी। उन्होंने किया ये कि प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया। ओके। पहले थे हस्तांतरित विषय, यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और इनमें क्या क्या आता था? इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मतलब ऐसे विभाग जिनका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। और ये विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। अच्छा, तो कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि असली पावर जैसे स्कूल, अस्पताल, ये सब भारतीयों के हाथ में आ गई। हाँ, कागज पर, लेकिन असली खेल तो दूसरे हिस्से में था। आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। बिल्कुल। और इसमें वो सब कुछ था जो असल में मायने रखता था। जैसे वित्त यानी पैसा, कानून और व्यवस्था, पुलिस, भू राजस्व, ये सारे सबसे जरूरी विभाग। और इनका नियंत्रण किसके पास था? इनका नियंत्रण सीधे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में था, और वो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह भी नहीं था। अरे, ये तो एक तरह का धोखा हुआ। मतलब भारतीय मंत्रियों को वो विभाग दिए गए जहां न तो पैसा था और न ही असली शक्ति। सही। जैसा कि एक स्रोत में लिखा भी है, यह है शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। बिल्कुल। आप मंत्री हैं, आपको स्कूल बनवाने हैं, लेकिन पैसा देने वाला वित्त विभाग गवर्नर के कंट्रोल में है। आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो जानबूझकर फेल करने के लिए बनाया गया सिस्टम लगता है। था ही। इस व्यवस्था के अलावा भी कुछ और बड़े संरचनात्मक बदलाव हुए। केंद्र के सर पर? हाँ, केंद्र में पहली बार 2 सदन बनाए गए। एक द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जी, एक केंद्रीय विधानसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 145 सदस्य थे, और एक राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 60 सदस्य थे। आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसा एक शुरुआती ढांचा एक तरह से। हाँ। और वोटिंग का क्या आम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन बहुत ही कम लोगों को। पहली बार सीधे चुनाव की प्रणाली तो आई, लेकिन मताधिकार बहुत सीमित था। क्या शर्तें थीं? आपको वोट देने के लिए या तो आपके पास अच्छी खासी संपत्ति होनी चाहिए थी, या आप कम से कम 3000 रुपए का टैक्स देते हो। मतलब आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही वोट दे सकता था। बहुत छोटा। और जो सबसे खतरनाक चीज हुई वो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। हाँ, जो 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से शुरू हुआ था, उसे अब सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक बढ़ा दिया गया। समाज को राजनीतिक तौर पे और बांटने की पूरी तैयारी। बिल्कुल। इसके अलावा लंदन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पद बना और भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। तो 1919 के इस एक्ट में एक शर्त थी कि 2 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए कमीशन बनेगा। जी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने 1927 में ही, मतलब 2 साल पहले ही, साइमन कमीशन बना दिया। हाँ, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस कमीशन का इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ पूरे देश में? वजह बहुत सीधी और अपमानजनक थी।
भारत के भविष्य का फैसला करने वाले इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। क्या एक भी भारतीय नहीं? एक भी नहीं। संदेश एकदम साफ था कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला करने के काबिल नहीं है। ये तो एक राष्ट्रीय अपमान था। मतलब आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं और हम उस बातचीत का हिस्सा भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, और इसीलिए पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे। साइमन गो बैक। और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। हाँ, पंजाब में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाईं। वो लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जी, उनके अंतिम शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई। और इस बलिदान और बढ़ते दबाव ने अंग्रेजों को बातचीत का दिखावा करने पर मजबूर किया। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, लंदन में 3 सम्मेलन हुए, लेकिन उनसे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस ने तो सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। तो एक तरह से साइमन कमीशन का अपमान और इन सम्मेलनों की नाकामी ने अगले बड़े एक्ट के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि अंग्रेजों को एक और इससे भी बड़ा संवैधानिक सुधार लाना पड़ा। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर, भारत सरकार अधिनियम 1935। जी, इसे अक्सर हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था। लेकिन एक स्रोत इसे एक बड़ा और ज्यादा सुंदर जाल भी कहता है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यही तो इस एक्ट की खासियत है। इसकी खूबी और खामी दोनों इसी में छिपी हैं। चलिए इसके सबसे बड़े प्रस्ताव को देखते हैं। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ऑल इंडिया फेडरेशन। इसमें कौन कौन शामिल होने थे? इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। कागज पर यह एक संयुक्त भारत की बहुत अच्छी तस्वीर थी। लेकिन ये संघ कभी बना क्यों नहीं? क्योंकि रियासतों के लिए इसमें शामिल होना स्वैच्छिक था, वॉलंटरी। अच्छा, अनिवार्य नहीं था। नहीं, और रियासतों को डर था कि संघ में आने से उनकी अपनी सत्ता खत्म हो जाएगी, तो वे कभी शामिल ही नहीं हुए। तो जो सबसे बड़ा वादा था वो तो एक अधूरा सपना बनकर रह गया। बिल्कुल। फिर इसमें ऐसा क्या था जिसे एक बड़ा कदम माना गया? वो था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये कि प्रांतों से वो 1919 वाला द्वैध शासन, डायरकी, खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। अब प्रांतों में पूरी तरह से भारतीय मंत्रियों की एक जिम्मेदार सरकार बन सकती थी। लेकिन यहाँ भी कोई पेंच जरूर होगा। आपका शक बिल्कुल सही है। पेंच ये था कि गवर्नर के पास अभी भी वीटो और विशेषाधिकार थे। मतलब सत्ता दी तो, पर उसकी चाबी अपनी ही हाथ में रखी। बिल्कुल। और एक और चालाकी की गई। क्या? जो द्वैध शासन प्रांतों से हटाया गया था, हाँ। उसे केंद्र में लागू कर दिया। अरे वाह। हाँ, केंद्र के विषयों को फिर से आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। रक्षा, विदेश मामले, धार्मिक मामले, ये सब वाइसरॉय के लिए आरक्षित कर दिए गए। ये तो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस लेने जैसा था। बिल्कुल। तो फिर इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? अगर ये इतना ही खोखला था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इससे क्या लिया? उन्होंने इसका सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण हिस्सा लिया, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। अच्छा। इस एक्ट ने पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में साफ साफ बांटा। 3 लिस्ट्स। हाँ, पहली संघीय सूची या फेडरल लिस्ट, इसमें 59 विषय थे, जैसे डिफेंस, करेंसी। जी। दूसरी प्रांतीय सूची या प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें 54 विषय थे, जैसे पुलिस, स्थानीय शासन। और तीसरी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, इसमें 36 विषय थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे, जैसे शिक्षा। ये तो हूबहू वैसा ही ढांचा है जो आज हमारे संविधान में है। बिल्कुल, इसीलिए इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक सवाल, जो विषय इन तीनों में नहीं थे, यानी अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, उनका क्या हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1935 के एक्ट में ये शक्तियां वाइसराय को दी गईं। फिर से वही बात, अंतिम नियंत्रण अपने पास। जी। इस शक्ति विभाजन के अलावा और भी कई संस्थाएं इसी एक्ट से आईं, जैसे रिजर्व बैंक। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी एक्ट में था। और 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट भी स्थापित हुआ, जो आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। सही। इस एक्ट ने भारत का नक्शा भी बदला।
बर्मा को अलग कर दिया गया। हाँ, बर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध और उड़ीसा नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। और फूट डालो और राज करो, उसे और भी गहरा कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अब दलितों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ा दिया गया। समाज को और ज्यादा तोड़ने के लिए। जी। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? ये दोनों अधिनियम एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह थे। हाँ, कह सकते हैं। ये आगे बढ़े हुए कदम तो थे, लेकिन बहुत सारी सीमाओं और बेड़ियों के साथ। इन्होंने भारतीयों को शासन चलाने का पहला व्यवहारिक अनुभव दिया। और 1919 के द्वैध शासन की विफलता ने सिखाया कि शक्ति का विभाजन कैसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और 1935 के एक्ट ने अपनी तमाम खामियों के बावजूद स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक ढांचा दे दिया। संघवाद, शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता, ये सब हमें वहीं से मिला। एक स्रोत में बहुत दिलचस्प बात कही गई है। ब्रिटिशों ने एक ऐसा जाल बिछाया जो अंततः उन्हीं की बर्बादी का कारण बन गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में कितनी बार नियंत्रण के लिए बनाए गए उपकरण अंत में उन्हीं लोगों की मुक्ति का साधन बन जाते हैं जिन्हें नियंत्रित करने के लिए वो बनाए गए थे।